वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया यूनियन बजट 2025-26। बजट में मिला गरीब, किसान और युवा को बड़ा तोहफा। विकसित भारत पर केंद्रित है यूनियन बजट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, चीन, मैक्सिको और कनाडा से आयात पर लागू नई टैरिफ। बढ़ता व्यापार घाटा और फेंटनिल के अवैध आपूर्ति को बताई वजह। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जारी की गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट। 2024 में भारत में सोने की मांग में देखी गई 5% तेजी। आरबीआई ने की अब तक की सबसे बड़ी सोने की खरीद। भारत को मिले 4 नए रामसर स्थल। रामसर स्थलों के मामले में एशिया में पहले स्थान पर पहुंचा भारत। भारत में हुई इनकी संख्या 89। जारी हुआ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। भारत अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए हासिल किया चौथा स्थान। पहले स्थान पर काबिज है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025-26 पेश किया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया लगातार 8वां बजट है। यह बजट भारत को विकसित भारत के रूप में परिभाषित करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। भारत की इस विकास यात्रा में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात 4 इंजन शामिल हैं। तो वहीं इस बार के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि कृषि को विकास का पहला इंजन माना गया है, जिसके चलते कृषि क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना प्रमुख है। इसके तहत 100 जिलों में कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में कृषि सुधार किए जाएंगे। वहीं बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की भी घोषणा दी गई है। इसका मकसद मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना है। बता दें कि एमएसएमईज के लिए एक कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस को 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। वहीं स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी, जो विशेषकर महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों को लोन की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने निवेश और नवाचार के लिए अटल टिंकरिंग लैब और सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स और गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम और पहचान पत्र जारी किए जाने की भी घोषणा की है। वहीं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की योजना बनाई गई है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसके जरिए सरकार वित्त वर्ष में होने वाले खर्च और प्राप्तियों का विवरण पेश कर सकती है। यह वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक लागू रहता है। हाल ही में WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का नाम गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत में गोल्ड यानी सोने की मांग में 5% की तेजी देखी गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2025 में भारत में सोने की मांग में और तेजी देखी जा सकती है। वहीं रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत में सोने की मांग लगभग 802.8 टन के आसपास रही है, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 761 टन के करीब था। हालांकि 2024 में स्वर्ण आभूषण की मांग में 2023 के मुकाबले में कमी दर्ज की गई है। साथ ही 2024 में 2023 के मुकाबले सोने की आयात में भी कमी आई है। बता दें कि 2024 में आरबीआई गोल्ड का एक महत्वपूर्ण खरीदार था, जिसने 73 टन के करीब सोना खरीदा था। यह आंकड़ा 2023 में खरीदे गए 16 टन सोने की खरीद से 4 गुना अधिक था। भारत दुनिया में गोल्ड के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत में बढ़ती समृद्धि सोने की मांग में और तेजी ला रही है। गौरतलब है कि सोना भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। भारतीय समाज में विवाह संबंधी रीति रिवाजों में सोना उपहार के तौर पर दिया जाना जरूरी माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का गठन 1987 में दुनिया की कुछ सबसे अग्रणी माइनिंग कंपनियों द्वारा की गई थी। यह संस्था सोने को एक रणनीतिक संपत्ति मानती है और ये सोने की सप्लाई चेन के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में इसमें 32 गोल्ड माइनिंग कंपनियां सदस्य के तौर पर शामिल हैं। इसका हेड ऑफिस लंदन में स्थित है, जबकि भारत में इसका ऑफिस मुंबई में है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका की सदस्यता समाप्त करने और संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी राहत एजेंसी को वित्तीय सहायता रोकने का आदेश दिया है। यह निर्णय इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा के साथ ही लिया गया है।
बता दें कि इजराइल ने UNRWA पर आतंकवादी समूहों विशेषकर हमास के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर इजराइल के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन ने 2018 में UNRWA की वित्तीय सहायता को निलंबित किया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने 2021 में इसे फिर से शुरू किया था। ट्रंप के इस निर्णय से वैश्विक मानवीय सहायता पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि UNRWA लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करती है। गौरतलब है कि UNRWA संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसे 1949 में स्थापित किया गया था। UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट का संक्षिप्त रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य 1948 के अरब इजरायल युद्ध के परिणाम स्वरूप विस्थापित हुए फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान करना है। UNRWA द्वारा फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में शरणार्थियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाएं और मानवीय सहायता प्रदान करती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके तहत मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% तथा चीन पर 10% लगाने की बात की गई है। नई टैरिफ 1 फरवरी 2025 से लागू हो गई है। ट्रंप ने इस फैसले का कारण अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा और फेंटनील के अवैध आपूर्ति को बताया है। दरअसल फेंटनील से अमेरिकी नागरिकों की मौत हो रही है। गौरतलब है कि फेंटनील एक शक्तिशाली सिंथेटिक पाइपरिडीन ओपियोइड है जो दर्द निवारक और बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मॉर्फिन से 100 गुना और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा प्रभावी है, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में लेने से यह जानलेवा साबित हो सकती है। इससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत और स्किन नीली पड़ सकती है, यहाँ तक कि इंसान कोमा में भी जा सकता है। बता दें कि ओपियोइड यानी नशीले पदार्थ वे दवाएं होती हैं जो प्राकृतिक रूप से अफीम के पौधे से प्राप्त की जाती हैं। इनमें दर्द से राहत और यूफोरिया जैसी फीलिंग देने की क्षमता होती है और यह नशे जैसी लत पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा अन्य ओपियोइड में ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यूएस से लंबे वक्त से ओपियोइड एपिडेमिक का सामना कर रहा है। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 2021 में नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले मौतों की संख्या 1999 की तुलना में 6 गुना ज्यादा थी। 2013 के बाद अमेरिका में सिंथेटिक ओपियोइड से संबंधित मौतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसकी मुख्य वजह अवैध रूप से निर्मित फेंटनिल को बताया जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों ने भारतीय नौसेना नौकायन पोत तारणे पर सवार होकर पॉइंट निमो को पार कर लिया। बता दें कि ये अधिकारी नौसेना के ग्लोबल सर्कम नेविगेशन अभियान नाविका सागर परिक्रमा 2 का हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य 3 महान महासागरीय क्षेत्रों से होकर दुनिया का चक्कर लगाना है। वहीं पॉइंट निमो के बारे में बात करें तो पॉइंट निमो को ओस्टिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी यानी महासागरीय अप्राप्य बिंदु कहा जाता है। बता दें कि इसे पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थान माना जाता है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह बिंदु किसी भी भूमि या निवास स्थान से हजारों किलोमीटर दूर है। गौरतलब है कि इसे उपग्रहों की कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। अब तक रूस का मीर स्पेस स्टेशन और नासा का स्काईलैब सहित 260 से अधिक अंतरिक्ष मलबे को जानबूझकर इस स्थान पर गिराया गया है ताकि वे आबादी वाले क्षेत्रों में न गिरे। पॉइंट निमो का नाम जुल्स वर्न के प्रसिद्ध उपन्यास 20,000 लीग्स अंडर द सी के कप्तान नीमो से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि नीमो का लैटिन में मतलब होता है कोई नहीं। पॉइंट निमो के आसपास का महासागर पोषक तत्वों से रहित है, जिससे यह मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए एक उपेक्षित क्षेत्र बन जाता है। हाल ही में भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। गौरतलब है कि रामसर स्थलों के मामले में एशिया में भारत प्रथम स्थान पर और विश्व में तीसरे स्थान पर है। नए नामित स्थलों में तमिलनाडु में सक्कारा कोट्टई और थीरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम में खेचियो पालरी वेटलैंड और झारखंड में उधवा झील शामिल हैं। बता दें कि यह सिक्किम और झारखंड दोनों के लिए पहला रामसर स्थल है। रामसर स्थल प्रवासी पक्षियों, मछलियों और अन्य वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं। साथ ही ये स्थल बाढ़ को नियंत्रित करने और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में भी मदद करते हैं। भारत का उद्देश्य इन आर्द्रभूमियों के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है। 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन पर कई देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों को कम करने में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्रों की भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि भारतवर्ष 1982 से इस कन्वेंशन का सदस्य है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में पलार नदी पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नदी के साथ किए जा रहे सलूक को इकोसाइड बताया है। दरअसल तमिलनाडु के वेलोर में स्थित चमड़ा कारखानों से निकलने वाले वेस्ट को सीधा नदी में बहा दिया जाता है, जिससे यह नदी दम तोड़ती नजर आ रही है, जो तमिलनाडु में 30 कस्बों और 50 गांवों के लिए पानी का स्रोत है। बता दें कि इकोसाइड का मतलब किलिंग वनस होम होता है। इस शब्द का प्रयोग एनवायरमेंटल क्राइम्स या पर्यावरण अपराधों के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे कामों को रखा जाता है जो कि गैर कानूनी होते हैं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि भारत में मौजूद कुल चमड़ा कारखानों में से लगभग 45% तमिलनाडु में है। इन चमड़ा कारखानों में चमड़े के प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाले 50% रसायन अपशिष्ट जल या कीचड़ बन जाते हैं और इसे बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में बहा दिए जाते हैं। गौरतलब है कि चमड़ा उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट जल में नाइट्रोजन, सल्फेट, क्रोमियम क्लोराइड जैसे प्रदूषक होते हैं। कोर्ट ने माना कि इसके चलते एक नदी जो कभी साहित्य, कविता और संगीत के लिए प्रसिद्ध थी, अब प्रदूषक दूषित हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पलार नदी कर्नाटक की नंदी हिल्स से निकलती है। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका प्रवाह तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। बीते दिनों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। बता दें कि 4 फरवरी 1999 को पेरिस में कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार विश्व कैंसर दिवस की घोषणा की गई थी। 4 फरवरी 2000 को औपचारिक रूप से विश्व कैंसर दिवस की स्थापना की गई। इस दिन दुनिया भर के व्यक्ति और संगठन कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शीघ्र पहचान, बेहतर जांच, अत्याधुनिक उपचार विकल्पों और अधिक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के महत्व को उजागर करने के लिए एकजुट होते हैं। इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही लोगों को कैंसर की रोकथाम, जल्द पहचान व उपचार के बारे में शिक्षित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में इस बीमारी से लगभग 10 मिलियन मृत्यु हुई। उल्लेखनीय है कि विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। यह थीम 3 साल के अभियान का हिस्सा है, जो 2025 और 2027 के बीच कैंसर रोगियों, जीवित बचे लोगों और देखभाल करने वालों के व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उल्लेखनीय है कि कैंसर होने की स्थिति में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। यह कोशिकाएं शरीर के समीपवर्ती भागों पर आक्रमण कर सकती हैं या अन्य भागों में फैल सकती हैं। कैंसर के लिए प्रयुक्त अन्य सामान्य शब्द घातक ट्यूमर और न्यूप्लाज्म है। बता दें कि कैंसर वैश्विक स्तर पर बीमारियों से होने वाली मृत्यु का प्रमुख कारण है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 जारी किया गया। इस इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर भारत अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। भारत की यह रैंकिंग थल सेना, नौसेना और वायुसेना में बढ़ती रक्षा क्षमताओं को दर्शाती है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान 2024 में 9वें स्थान से गिरकर नवीनतम रैंकिंग में 12वें स्थान पर आ गया है। बता दें कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 में 60 से अधिक मापदंडों के आधार पर सैन्य शक्ति का मूल्यांकन किया गया। इसके मापदंडों में रक्षा प्रौद्योगिकी, वित्तीय संसाधन, रसद और रणनीतिक स्थितियां शामिल हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष के सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना हुआ है। उसके बाद रूस और चीन का स्थान है, जबकि भारत अब चौथे स्थान पर है। शीर्ष 10 देशों में दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, तुर्की और इटली शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 2025 में भारत की बढ़त का श्रेय तीनों सैन्य शाखाओं में आधुनिकीकरण प्रयासों को दिया जा रहा है। भारतीय सेना में 1.45 मिलियन सक्रिय कर्मी हैं, जिन्हें 1.15 मिलियन रिजर्व सैनिकों और 25 लाख से अधिक कर्मियों वाले अर्धसैनिक बल का समर्थन प्राप्त है। इसमें T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे उन्नत हथियार हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े का काफी विस्तार किया है। अब उसके बेड़े में 2229 विमान हैं। वहीं भारतीय नौसेना ने भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। इसके सामरिक संपत्तियों में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत विमान वाहक पोत, परमाणु पनडुब्बी और P-8I समुद्री टोही विमान शामिल हैं। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. MSMEs के लिए एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। 2. स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स स्थापित करने की घोषणा की है। 3. कृषि को विकास के 4 इंजनों में से चौथा इंजन माना गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन 1987 में दुनिया की कुछ सबसे अग्रणी माइनिंग कंपनियों के द्वारा की गई थी।
2. वर्तमान में इसमें 42 गोल्ड माइनिंग कंपनियां सदस्य के तौर पर शामिल हैं। 3. इसका हेड ऑफिस लंदन में स्थित है, जबकि भारत में इसका ऑफिस दिल्ली में है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, फेंटनिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक शक्तिशाली प्राकृतिक पाइपरिडिन ओपियोइड है। 2. इसका इस्तेमाल दर्द निवारक और बेहोशी के लिए किया जाता है। 3. यह मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा प्रभावी होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पॉइंट नीमो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। 2. यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थान पर है। 3. यह स्थान पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण समुद्री जीवन के लिए एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहली बार यह दिवस 4 फरवरी 1999 को पेरिस में मनाया गया था। 2. इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई है। 3. इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में अर्जेंटीना ने क्रिस्पर-cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित घोड़ों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। इस संशोधन का उद्देश्य घोड़ों को अधिक तेज बनाना है। इस प्रक्रिया को विकासवादी प्रक्रियाओं का प्राकृतिक त्वरण कहा जाता है। इन घोड़ों को पुरस्कार विजेता घोड़ी पोलो प्यूरेजा के जीन से तैयार किया गया है। बता दें कि क्रिस्पर-cas9 प्रौद्योगिकी जीनोम के सटीक संपादन की अनुमति देती है, जिससे वैज्ञानिकों को लक्षित आनुवांशिक परिवर्तन करने में मदद मिलती है। भारत और मालदीव के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन मालदीव में शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि एक्वेरिन का अर्थ धोवेही भाषा में मित्र होता है। यह एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है जो भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का अभ्यास 14 दिनों तक चलेगा, जिसमें मुख्य रूप से आतंकवादी रोधी, विद्रोह रोधी और मानवीय सहायता से संबंधित प्रशिक्षण शामिल है। इसके उद्घाटन समारोह में मालदीव के रक्षा प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी और भारत के उच्चायुक्त जी बाला सुब्रमण्यम उपस्थित थे। गौरतलब है कि 2023 में यह सैन्य अभ्यास 11 से 24 जून तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। हाल ही में न्यूजीलैंड में तारानाकी पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, जिससे इसे मानव के समान अधिकार और कर्तव्य मिले हैं। इस कानून का उद्देश्य पर्वत के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना, पारंपरिक उपयोगों को बहाल करना और स्थानीय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करना है। बता दें कि न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय के लोग इस पर्वत को पूर्वज मानते हैं। माओरी लोग न्यूजीलैंड के स्थानीय निवासी हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले न्यूजीलैंड में वांगानोई नदी और ते उरेबेवा राष्ट्रीय उद्यान को भी कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया जा चुका है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बहुत कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ने वाले लक्ष्यों के खिलाफ बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट से किए गए हैं। इन परीक्षणों में मिसाइलों ने कम थर्मल सिग्नेचर वाले लक्ष्यों को विभिन्न उड़ान परिस्थितियों में पूरी तरह नष्ट कर दिया। बता दें कि ये एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे DRDO प्रयोगशालाओं और विकास सह उत्पादन भागीदारों के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। हाल ही में चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा डोगरी भाषा के लिए दिया गया है। बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। यह अकादमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह पुरस्कार एक मंजूषा के रूप में होता है। इसमें एक उत्तीर्ण तांबे की पट्टिका होती है और 1 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। हाल ही में भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश बन गया है। बता दें कि पहले स्थान पर चीन है, जबकि तीसरे स्थान पर वियतनाम है। वर्तमान में भारत में बेचे जाने वाले 99.2% मोबाइल फोन देश में ही बनाए जाते हैं। भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% हिस्सेदारी मोबाइल फोन की है। वहीं भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तीव्र समृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में यह क्षेत्र कुल 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का हो गया था। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन चुका है। हालांकि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी भी 1% से कम है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण डैशबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम गर्भड़ी दृष्टि है। यह डैशबोर्ड खास तौर पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को समझने और सुधारने के लिए तैयार किया गया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से हमें 12,000 से भी ज्यादा गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसव के बाद माताओं से प्राप्त किए गए क्लिनिकल डेटा, इमेज और बायो स्पेसिमेन की जानकारी मिलती है। इसको दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डेटा आधारित डैशबोर्ड कहा जा रहा है। इसमें उन सभी महिलाओं और शिशुओं का समग्र परिदृश्य है जो गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के दौरान विभिन्न मेडिकल परीक्षणों और प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2025 में कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। यह एक 5 वर्षीय मिशन है। इसका मकसद कपास की खेती की उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ावा देना है। साथ ही एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की किस्मों को आगे बढ़ाना है। बता दें कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन एक प्रीमियम कपास किस्म है। इसके रेशे की लंबाई 35 मिलीमीटर अधिक होती है। यह किस्म वैश्विक उत्पादन में 4% का योगदान देती है। प्रमुख कपास उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, सूडान, भारत, पेरू, इजराइल और चीन शामिल है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।